दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके गई तो फिर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में होने के कारण मुझे भी उनके साथ वहां जाना पड़ा। वहीं पर हमने जो मकान किराए पर लिया उसमें मेरा परिचय तान्या से हुआ। 2 मंजिला मकान था जिसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रेवती जी अपनी बेटी दामाद और बेटी की बेटे के साथ रहती थी। उन्होंने ही बताया कि उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए शादी करके उसे ससुराल नहीं भेजा बल्कि दामाद को ही अपने साथ अपने घर में रख लिया। वैसे भी रेवती जी का एक स्कूल चलता था जो प्राइमरी स्कूल था और बच्चों की संख्या भी ठीक ठाक थी। रेवती जी के पति की मृत्यु के बाद बेटी दामाद ने ही उस स्कूल को संभाला। उनका नाती गौरव स्कूल में काम ना करके उसी शहर में नौकरी कर रहा था। नातिन का विवाह हो चुका था और वह भी उसी शहर में पति के साथ रहने के कारण नानी के स्कूल में ही पढ़ाती थी। अब सबको गौरव के विवाह की प्रतीक्षा थी। मैं भी उत्सुक थी, यही सोच कर कि कितना अच्छा लगेगा उसी घर में विवाह होना जहाँ मैं रहती हूँ। गौरव के लिए रेवती जी ने लड़की पसंद की। उनका सारा ध्यान लड़की के व्यवहार और कार्य कुशलता पर था। 3 बहनों में सबसे बड़ी तान्या गौरव से विवाह करके बहू बनकर घर आ गई। नानी सास ने कहा, मेरा तो कोई बेटा नहीं था, इसलिए मैं अब अपने सारे अरमान निकालूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहू के लिए इसके मन में इतने अरमान है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वे अरमान कौन से थे। सलोनी सी मृदु भाषी तान्या मुझे बहुत अच्छी लगती थी। शादी के कुछ दिनों बाद नानी जी ने उसे रसोई का काम संभालने के लिए दे दिया। रसोई दी, लेकिन रसोई का सामान अभी भी नानी जी के कब्जे में ही था। इतना बढ़िया हिसाब लगाती थी कि बस उतनी ही भोजन सामग्री बने जिसमें सब खाना खा ले, लेकिन तान्या के लिए बर्तन से पोंछ कर खाने योग्य ही वस्तु बस से। तान्या की पसंद या नापसंद से तो किसी को कोई मतलब था ही नहीं। घर में सफाई और बर्तन साफ करने के लिए सहायक आती थी, लेकिन बाकी सारे काम तान्या को ही करने होते थे। सुबह से शाम तक तान्या सबका नाश्ता खाना बनाती रहती थी। सबके कमरे ठीक करना, कपड़े धोना, प्रेस करना तान्या का ही काम था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्कूल होने के कारण सास ससुर सुबह सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे। उनके लिए नाश्ता बनाकर देना होता था, दोपहर में लंच भेजना होता था, रात को पति देर से घर आता था और उसे देर रात तक गर्म रोटियां बनाकर देनी होती थी। सुबह जल्दी उठने और रात में देर से सोने के कारण उसका नींद पूरी नहीं होती थी। दोपहर में अगर वह थोड़ी देर आराम करना चाहती थी तो नानी जी कहती थी, यह समय दाल चावल बीन के रखने का है। दोपहर में सोना अच्छी बात नहीं है। पूरी नींद ना मिलना, आराम ना मिलना और अच्छा स्वास्थ्य वर्धक भोजन ना मिलना उसकी समस्या थी। मेरी मुलाकात अक्सर तान्या से तब होती थी जब वह छत पर कपड़े सुखाने के लिए डालने आती थी या उतारने आती थी। करती कुछ नहीं थी, बस उसकी आंखों में ही उसकी परेशानी दिखाई दे जाती थी। इसी तरह से समय चल रहा था। उसके बाद तान्या प्रेग्नेंट हुई, जहाँ तक हो सके काम करती रही। उसके बाद डिलीवरी के समय उसे मायके भेज दिया गया। छोटे बच्चे को लेकर और पिता द्वारा दिए गए उपहार लेकर तान्या ससुराल लौट आई। अन्य सासों की तरह नानी सास और खुद की सास
दोनों ने ही उपहारों की जमकर आलोचना की। ये नहीं सोचा कि तान्या के वहां रहने पर पिता को अन्य कितने खर्चे करने पड़े होंगे। इस डिलीवरी के बाद तान्या की कमर में दर्द रहने लगा। इससे नानी सास को तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार बच्चे को जन्म देना साधारण बात है और उसके बाद होने वाले कष्टों से गुजरना प्रत्येक माँ को आना ही चाहिए। अब मैं देखती थी तान्या के चेहरे पर उदासी आने लगी थी, क्योंकि गौरव को कभी भी अपनी तरफ से बोलते नहीं देखती थी। खुद की सास भी केवल स्कूल में रुचि लेती थी, घर में नहीं। नानी सास अब सारे अरमान पूरे कर रही थी जो वह ने बहू के लिए मन में रखे हुए थे। एक दिन मैं छत पर गई, तब देखा तान्या चावल की कचरी बना रही है। छत पर एक तख्त पड़ा था, उसी पर पॉलीथीन बिछाकर वह जलेबियां सी तोड़ती जा रही थी। मैंने उसका हाल चाल पूछा, तब बताने लगी कि कमर में बहुत दर्द है और झुककर बनाने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर बना लो। वह कुर्सी पर बैठ गई और बनाने लगी। इतने में उसकी नानी सास ऊपर आ गई और तान्या पर बरस पड़ी। कहने लगी, तुम ये नहीं देख रही हो कि तुम्हारे सामने तुमसे बड़ी तुम्हारी सास के समान महिला खड़ी हुई है और तुम बैठकर काम कर रही हो। मैं लज्जित सी बोल पड़ी। मैंने ही उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी कमर में दर्द हो रहा है। इस पर रेवती जी बोली, मोबाइल चलाते वक्त जब बैठती हैं तब इसकी कमर में दर्द नहीं होता, जरा सा काम किया तो कमर में दर्द हो गया। मैंने सोचा भला इसे कितना समय मोबाइल लेकर बैठने के लिए मिलता होगा, हमेशा तो काम में लगी रहती है। इसके बाद वो ने जो अगला वाक्य बोला उससे मेरे कुछ भी बोलने की संभावना ही समाप्त हो गई। वह कहने लगी, किसी के भी घर में कोई भी कायदा हो उससे मुझे क्या, मेरे घर में तो बहुओं को ऐसे ही रखा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए ये टिप्पणी सुनने के बाद मेरी हिम्मत उनके घर के किसी भी मामले में बोलने की कभी नहीं हुई। बच्चे को संभालना और घर के काम करना सब मिलाकर तान्या को बहुत परेशान कर रहे थे। ऊपर से नानी सास दोबारा थोपी गई तरह तरह की परंपराएं और रीति रिवाज थका डाल रहे थे। एक दिन छत पर कपड़े डालते हुए जब वह मुझे मिली, तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें विरोध करना चाहिए और अपने मायके में बात करनी चाहिए। तब वह कहने लगी, अभी मेरे 2 बहनें की शादी नहीं हुई है, अगर मैं दोबारा मायके चली जाऊंगी तो उनकी शादी में दिक्कत आएगी। वैसे भी पिता पर बहुत आर्थिक दबाव है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती। मैंने फिर कहा, तुम्हें गौरव से कहना चाहिए कि तुम्हें भी आराम की जरूरत है। वह व्यंग्य से हंसकर कहने लगी, इस परिवार में पुरुषों की हैसियत महिलाओं के सामने बोलने की नहीं है। मैं समझ गई कि बताना चाहती हैं कि ससुर भी पत्नी और सास के सामने कुछ नहीं बोल सकते। बस यही गनीमत थी कि गौरव पत्नी से ना अच्छा न बुरा कुछ नहीं करता था और अकेले में सहानुभूति भी दिखा दिया करता था। समय ऐसे ही गुजरता गया। तान्या की दोनों बहनों का भी विवाह हो गया और जब तान्या का बेटा 3 साल का हो गया तब उसका एडमिशन अपने स्कूल में करा दिया गया। इसके साथ ही तान्या को भी उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा गया, जिससे एक टीचर की सैलरी बसे। अब तान्या भी सुबह सबके साथ निकल जाती थी, सबके साथ साथ अपना टिफिन भी बनाकर पैक करती थी। दोपहर में स्कूल से लौटकर गरम रोटियां बनाती थी। मैं उसे देखती और मन ही मन सोचती थी, बेचारी तान्या अगर किसी और स्कूल में पढ़ाती तो कम से कम पैसा तो इसके हाथ में आता, या तो कागजों पर उसकी तनख्वाह दिखा ही
दी जाती है पर मिलता कुछ भी नहीं है। पति ने मुझे संगति से मना कर दिया था कि किसी के परिवार के बीच बोलना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ रहना ही कितने दिन है, अपने घर अपने शहर लौट ही जाना है। वैसे भी नानी सास के तेवर देखते हुए मेरी हिम्मत कुछ भी करने की नहीं थी। एक शाम उनके घर से सीखने सिलाने की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे सुनकर समझ में आया कि तानिया को डांट पड़ रही है कि उसने किसी कक्षा के लिए प्रश्न पत्र नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से स्कूल में बहुत समस्या खड़ी हो गई। तानिया सफाई दे रही थी और कह रही थी बच्चा बीमार था, परेशान कर रहा था और घर के काम भी थे, इसलिए प्रश्न पत्र बनाने की बात मेरे दिमाग से निकल गई। ये सुनकर उसकी खुद की सास कहने लगी, हमारी बेटी भी तो उसी स्कूल में पढ़ाती है, वह कैसे सारे काम पूरे कर लेती है। मजबूर तानिया ने उन्हें जवाब दिया कि उनके घर में बाकी सभी उनके साथ सारे काम कराते हैं। सुनकर के नानी जी बोली, बहुत बढ़िया बहू, अब तो तुम यही चाहोगी कि मैं तुम्हारे साथ सारा समय घर में लगी रहूं। तभी कमरे से निकलकर गौरव आया और तानिया को बुरी तरह फटकार कर कहने लगा, तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की औरत ही ये उम्मीद करती सकती है कि बुजुर्ग महिला तुम्हारे साथ काम कराए। पता नहीं उसने पूरी बात सुनी थी या नहीं, लेकिन तानिया पर उसके बाद भी बरस कर उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। शायद लगातार तानिया को डांट खाते देखकर वह उसी की गलती समझ रहा होगा। सदबसी तानिया चुपचाप खड़ी थी, उसी समय जैसे किसी कहानी का क्लाइमैक्स होता है। तानिया के पापा उसके घर आए, किसी काम से शहर में आए थे, तो सोचा बेटी से भी मिल ले। उनके गले लगकर तानिया के आंसुओं का बांध टूट पड़ा। रो रो कर कह रही थी, पापा मैं यही नहीं रहूंगी, आपके साथ ही चलूंगी। पिता तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहे, पर उसकी ससुराल वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और कह रहे थे, ठीक है ले जाइए, अपनी बेटी को देखते हैं कब तक रख सकेंगे। पिता भी रोती हुई बेटी को साथ ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तानिया किसी से कुछ नहीं बोली, पर गौरव को संबोधित करके कहने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, पर आपने कभी मेरे लिए मेरे पक्ष में कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरी बात जाने बिना मेरा अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी वजह से ही मैं सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन जब आपने भी मुझे नहीं समझा तब यहाँ रहकर मुझे क्या करना। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, वहाँ भी किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। जैसे यहाँ घर और बाहर काम करती थी, कमाती थी, वैसे ही वहाँ भी करूंगी। गौरव को ये आशा नहीं थी कि तानिया इस तरह से सबका विरोध करके जाने के लिए तैयार हो जाएगी। वो बौखला कर बोला, याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तानिया ने अब निश्चय कर लिया था जो करना था, इसलिए बोली, ठीक है तो हो जाने दीजिए बंद। अगर मैं आपकी पत्नी हूँ तो इनकी बेटी भी हूँ। आप तो पति होने का कर्तव्य नहीं निभा पाए, लेकिन पिता अपनी बेटी को बेसहारा नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं जा रही हूँ। अपना आखिरी हथियार फेंकते हुए गौरव ने कहा, बेटे के बिना रह सकोगी? तानिया निर्विकार भाव से बोली, जैसा आप सही पाल सकते हो तो बेटे को रख लीजिए, नहीं तो मैं ले जा रही हूँ। इसके बाद सबको हाथ से संकेत करती हुई एक हाथ से पिता का हाथ पकड़कर और दूसरे हाथ से बेटे की अंगुली पकड़कर तानिया उस घर से निकल गई। हाँ, जाने से पहले मुझे बालकनी में खड़ा देखकर मुझे कहती गई, अब मुझे और नहीं सहना। तानिया का घर बिखरा, इसे मुझे दुख था, लेकिन अब वह सुकून से जी सकेगी सोच करके मुझे तसल्ली भी हो गई।